वर्मा जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हाँ सर। अपना नाम, पिताजी का नाम, कहाँ से आप हो, किस क्लास में पढ़ती हो और आगे आप क्या करना चाहती हो, ठीक है ना? यस सर। बोलिए। मेरा नाम उमा वर्मा है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री संजय कुमार वर्मा है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती मंजू देवी है और मैं हाई स्कूल की छात्रा हूँ और मैं आगे टीचिंग करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्वेंट, टीचिंग जॉब में जाना चाहती हैं आप? यस सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है। और हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज रही आपकी इस बार? 86.33। 86.33। यस चलिए सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब लोगों को, और आप पे गर्व है, और आप आगे इसी थैंक प्रकार यू। से आगे बढ़ती रहे, ठीक है उमा जी? जी जी। यस सर। और अभी DYSP साहब आगे कोई प्रश्न होगा तो वो भी आप लोगों को पूछना है, ठीक है जी? ठीक है। ओके सर। चलिए नंदिनी सेन टीकमगढ़, नंदिनी जी आ जाइए। नंदिनी जी। यस सर। जी आओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आइए परिचय दीजिए सभी को अपना। जी। सर मैं टीकमगढ़ से हूँ, MP। मेरा नेम नंदिनी सेन है। मेरे पिताजी का नेम मिस्टर अशोक सेन। मेरी माता का नेम नीतू सेन। मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। जी हाई स्कूल में कितनी परसेंटेज बनी? कोई बात नहीं बेटा, बोलो। 94। 94, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। 94 बेटा अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू और सर। जी, और आपने समाज का नाम गौरवान्वित किया है, आगे भी आप बढ़ते। क्या बनना चाहती हो नंदिनी? इंजीनियर। बहुत अच्छे बेटा, शुभकामनाएं हम सब लोगों की आपके साथ में है। और जो थैंक भी यू हमारे सर। जी सभी बच्चे, सभी एक एक सिंगल अपना फोटो और अपना बायोडाटा बाद में हमें व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है ना? ओके सर। ओके। ठीक है। चलिए अनु शर्मा, अनु शर्मा, नंदिनी सेन, अनु शर्मा आ जाओ। नंदिनी बेटा आप आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मेरा नाम नंदिनी सेन है। मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे पिताजी का नाम दीपचंद सेन है। मेरी माता का नाम पार्वती सेन है। मैं 12वीं की छात्रा हूँ। जी 12वीं में इस बार कितनी बनी बेटा आपकी? 76%। 76, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार से दीप आपके पिताजी हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं वो यस समाज के। सर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए बेटा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। चलिए अनु शर्मा, अनु, अनु शर्मा, अनु जी आ जाइए। अनु शर्मा। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। सर मेरा नाम अन्नपूर्णा शर्मा है। जी सर मैं गाजीपुर MCA अध्यक्ष है मेरे पापा। मैं झारखंडी शर्मा उनकी बेटी हूँ मैं, और आकृति शर्मा की मासी। अरे जी जी, अभी इलाहाबाद में मुलाकात हुई थी, है ना? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और आकृति बिटिया आ रही है अभी थोड़ी जो है। हाँ सर, अभी थोड़ी देर में वो भी जुड़ेगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत जुड़े रहिए। AS टेक्निकल जी, AS टेक्निकल जी, तरुण ठाकुर जी। तरुण जी ये वीडियो खोल करके सामने आ रहा तो तेजल सविता। हाँ तरुण जी आप आ जाइए। नमस्ते सर। नमस्ते तरुण जी, स्वागत है। मेरा नाम तरुण कुमार है। जी पिताजी का नाम मिस्टर ओम प्रकाश, मम्मी का नाम संजू कुमारी श्रीवास्तव। जी। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ, बरेली उत्तर प्रदेश से। बरेली उत्तर और प्रदेश से। जी हाई स्कूल में मेरे 91.67% मार्क्स आए। 91.6 जी, 91। यस सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आगे भी इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों के लिए, है ना? यस सर। जी जी जी। एक प्रयास है आप सब लोगों का परिचय। अभी तेजल सविता जी, डिप्टी SP साहब आ रहे हैं, उनसे कुछ चर्चा वो आपसे करेंगे, ठीक है ना? तेजल सविता जी, आकृति शर्मा, तेजल सविता, ये देखिए नमस्ते। नमस्ते, हमारी बेटी तेजल सविता झांसी। वीडियो खोलो बेटा।
आवाज नहीं आ रही। बंद कर। आवाज नहीं आ रही। अदिति शर्मा, अदिति अदिति जी, अदिति शर्मा बोलो बेटा जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। परिचय दो सभी को अपना। सर मेरा नाम अदिति शर्मा है। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरे पिता का नाम मिस्टर मनमोहन शर्मा है। मेरी माता का नाम मिसेस संध्या शर्मा है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। कितनी परसेंटेज बनी थी बेटा आपकी? सर मेरा 89.16% था। बहुत बढ़िया, 90%। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों के लिए, और इसी थैंक यू प्रकार सर। से आगे बढ़ते रहो बेटा, ठीक है ना। थैंक यू सर। तुम्हारा तुमने हमने पोस्ट बना दो, तुमने अपना माइक ही खोल ले हैं। पोस्ट हो तो बंद हो जाता तो चलाते रहो ना वो। एएस टेक्निकल ईतन शर्मा बिहान, ईतन शर्मा जी एएस टेक्निकल की आ जाइए जी। अपना बेटा नाम उस पर लिख लिया करे जूम पर। हाँ गुड बोलो। मॉर्निंग सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। परिचय दे दो, बोलो मेरा बेटा नाम आदित्य शर्मा है। जी। मैं लखनऊ से हूँ। मेरे पिता का नाम मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा है। मेरी माता का नाम मिसेस आरती शर्मा है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। परसेंटेज बनी बेटा आपकी? 99.6। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों के लिए। अभिनव अभी जी जुड़े हुए हमारे बीच में, थोड़ा सा परिचय हो जाए। अभिनव जी। हाँ जी, नमस्कार सर। बोलिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। और सर ठीक हो? हाँ परिचय दीजिए अपना सभी को। मैं सर हरियाणा से हूँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, मित्ताथल गांव है मेरा। अभिनव गांव मित्ताथल, जिला भिवानी, हरियाणा से है सर। क्या करते हैं भैया? मैं टीचर हूँ सर। बेसिक में, जूनियर में? डीएड सर, जूनियर। जूनियर में, अच्छा अच्छा। चलिए, हाँ जी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बच्चों को शुभकामनाएं देंगे। हाँ जी, जो भी अभी रिजल्ट आया है, काफी बच्चों ने काफी अच्छा किया है। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आने वाले भविष्य के लिए गुड लक। देवकांत शर्मा जी, सर। देवकांत शर्मा जी ऑडियो खोलिए जी। देवकांत जी जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। नमस्कार, मैं देवकांत शर्मा हूँ, कलकत्ता से बोल रहा हूँ। कलकत्ता से हैं आप? जी जी, कलकत्ता से हूँ जी अच्छा, क्या जी। करते हैं आप देवकांत जी? मैं हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में एडवोकेट है। जी जी जी। इन बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए जो हाँ नहीं मेरे उन्होंने समाज में इतने अच्छे बहुत अंक सारी ला करके। शुभकामनाएं हैं बच्चों को। सब अच्छे नंबर से प्राप्त हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर हिज सक्सेस इन फ्यूचर लाइफ। बहुत अच्छी लगा। चलिए, स्वागत है आपका। कलकत्ता से हमारे भतीजा। ओप्पो F90s, अपना परिचय दे दो भैया। ओप्पो जी, आइए ओप्पो महाराज जी, परिचय दे दीजिए आप अपना। ओप्पो F19s जी। हाँ मैं आप ही से बात कर रहा हूँ जी। सर राहुल ठाकुर नाम है सर, मेरठ से। उस पर लिखा नाम तो लिख लो कम से कम, राहुल ठाकुर अपना मेरठ से। अच्छा ठीक है सर, हाँ, ठीक है। रियल नेम लिख लो भैया उस पे, है ना। ओप्पो लिखा है, पता चल जाता कहाँ से बोल रहे हो। ठीक है सर, ठीक है और ठीक कहते है। हो राहुल भाई जी को? हाँ बस आपका आशीर्वाद है,
चलिए बच्चों को शुभकामनाएं दे दीजिए। नहीं, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इनका भविष्य उज्जवल हो और ये आईएएस आईपीएस और सभी प्रशासनिक अधिकारी लेवल पर बच्चे जाएं हमारे, यही हमारी शुभकामनाएं इनके लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी अजान। जी सभी को नमस्कार नमस्ते। मैं राम कुमार सेन अजान, नंदी भवानी जिलाध्यक्ष और जन जन सेवा संस्थान को यहाँ ललितपुर में संचालित करता हूँ। और जो ऑनलाइन कार्यक्रम चला रहे हैं, जो हमारे सर हमारे गुरु श्री लखनलाल आर्य जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी एक मुहिम लाने के लिए पूरे देश में एक ऐसा एक अलग जगह रहे हैं। और इन्हीं बच्चों से जितने ही बच्चे जुड़े हैं, इनके भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं। साथ में ऐसा ही समाज के साथ साथ परिवार के साथ साथ और ये अपने देश का नाम रोशन करें। और साथ में इन बच्चों से गुजारिश है, कम से कम अगले आने वाले कार्यक्रम में अपने साथियों को 5-5 लोग सभी लोग जुड़े, जिससे अपने कार्यक्रम में अच्छे 100+ की टीम हो, लोग हो, तो एक अपना भी एक सब लोग देखें और कार्यक्रम सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सभी के लिए शुभकामनाएं। इनका भविष्य बिल्कुल लगातार मेहनत करें और भविष्य उज्जवल बनाएं। धन्यवाद। शर्मा जी, हेलो जितेंद्र शर्मा जी वीडियो खोल लीजिए। हेलो, आप वीडियो खोलिए जितेंद्र जी। अरे बोलिए जितेंद्र जी, वीडियो खोलिए आप लोग। दिलीप कुमार शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा। चलिए के सैम, दिलीप कुमार शर्मा, दीदी शर्मा जी बोलिए। दीदी शर्मा, दिलीप कुमार शर्मा, बी के सैम। हेलो जी हाँ सर, नमस्ते। क्यों खोल लीजिए दिलीप भाई, आइए बच्चों को शुभकामना दे दीजिए। बी के सैन जी आइए। दिलीप कुमार जी अभी वीडियो खोल करके बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। श्री राम सेन जी आप आइए। श्री राम जी बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए, सभी बच्चों को सफल। सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ें और आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। और बड़े बड़े पदों पर जाएं, जिससे हमारे समाज और देश का विकास हो और आपकी मेहनत रंग लाए। माँ बाप का नाम ऊंचा करें, समाज का नाम रोशन करें, यही मेरी आप सबसे शुभकामना है। धन्यवाद जी। सर हमारी हाँ सर, सबसे पहले और आकृति शर्मा, प्रदीप कुमार जी वर्मा। प्रदीप कुमार जी आप आ जाइए। आकृति शर्मा, पीके सर जी बोलिए। ग्रुप में जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आइए, स्वागत है भूपेंद्र कुमार जी, लोको पायलट झांसी। मुझे बड़ी आज खुशी की बात है कि एक जूम ऐप के माध्यम से हमें अपनी समाज के बच्चों को बधाई देने, उनका मनोबल आगे बढ़ाने तथा उनके भविष्य के लिए आशीर्वाद देने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म आपके माध्यम से मिला है। ये हमें गौरव की बात है और इससे हमारे बच्चों का बहुत सारा ढेर सारा मनोबल बढ़ेगा और वो आदरणीय जो हमारे इस
आशीर्वाद देने के लिए डिप्टी साहब जुड़े हुए हैं सर, तो उनका मार्गदर्शन सभी बच्चों को मिलेगा और हमारे बच्चे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे और उज्जवल भविष्य के लिए समाज का नाम रोशन करेंगे, यही मुझे आशा है। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद। बहुत मेहनत करें, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नौकरियां कम हैं और हम चाहेंगे आदरणीय सर जी उन बच्चों को ऐसा मार्गदर्शन करें कि उनको एक अच्छे रूम में एक अच्छी जगह पहुंचकर और सम्मानजनक जीवन यापन कर सके, यही मेरी शुभकामनाएं। आदरणीय सर का मार्गदर्शन करें और बात करें बच्चे उनसे और उनसे अपने जो भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं उनसे गाइडलाइन लें, तो मैं चाहूंगा बच्चे भविष्य में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अपने बच्चों को जो है पोस्ट बना रहा हूँ, जिसको आवश्यकता होगी वो अपना माइक खोल करके सर से प्रश्न कर लेगा, सर को सुनेगा। अमित कुमार जी हमारे बीच में आ चुके हैं, डिप्टी एसपी, और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने एक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होने के बावजूद भी उससे संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद आज मुकाम पे है कि आप बदायूं में समय पदस्थ हैं। नंदिनी सेन आपको पोस्ट बना दिया है, आप लोग सर से जो है अपने प्रश्न कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और ये एक मानसिक रूप से आप लोगों का मनोबल बढ़ाने का है। अन्नपूर्णा जी हमारे आकृति से कहिए कि तुरंत आ जाए बेटा, वो आकृति क्यों नहीं आई थे? हाँ आकृति आ बेटा जी, हमारे बीच में हमारे टीएसपी सम्मानीय अमित कुमार जी आ चुके हैं। आकृति जी अपना परिचय दे दो बेटा। और जी सर आपके बीच में अमित कुमार जी रहेंगे तुरंत, क्योंकि बहुत व्यस्तता रहती है। आकृति बोलिए। बोलो आज के वेबिनार के इस मंच से जुड़े मुख्य अतिथि श्री अमित कुमार जी, डिप्टी एसपी, प्रबुद्धजनों, शिक्षकगण, अपने समाज के युवा कर्णधार, इंटरमीडिएट हाई स्कूल 2022 में उत्तीर्ण भाई बहनों को मैं आकृति शर्मा, प्रयागराज से कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को सादर नमन करती हूँ। इस अद्भुत सम्मान समारोह का आयोजन करने और हमें अवसर प्रदान करने के लिए मेरे आदरणीय शिक्षक एवं पथ प्रदर्शक श्री लखन लाल जी एवं उनकी पूरी टीम का सहृदय धन्यवाद एवं आभार प्रकट करती हूँ। आपके इस मंच से मैं अपने माता पिता का सम्मान एवं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वे हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता के बिना इस दुनिया में जीवित रहना बेहद मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय जी, आज अपने समाज की बेटियां पूरे भारत में ज्यादा प्रतिशत अंकों से पास होकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इस मंच से मैं समाज भर में सभी माता पिता को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी जो अपनी बेटियों का समर्थन करते हैं, तथा मैं समाज के उन सभी संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगी जो महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष रूप से सहयोग करते हैं। अंत में पुनः आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी आकृति शर्मा 90% आपकी प्रयागराज से बहुत ही अच्छी ओजस्वी वक्ता भी है, बहुत अच्छी हमारी बेटी है आकृति। अब मैं बिना समय को गवाए बिना मैं चाहूंगा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं बच्चों के, सम्मानित अमित कुमार शर्मा जी, डिप्टी एसपी बदायूं, आप सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद दें और ताकि वो आपके मार्गदर्शन में आने वाले कल में अच्छे अच्छे पदों पर अपने सपनों को साकार करें। सम्मानित अमित कुमार जी, डिप्टी एसपी बदायूं, आइए सर। अमित जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपको? आवाज? अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको, आपकी टीम को और जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित कुमार डीपीएसपी के पद पे अभी अंडर ट्रेनिंग सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया हूँ और मैं उन सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो अभी अभी जिनका रिजल्ट आया है
अच्छे मार्क्स उन्होंने लाए हैं, अच्छी मेहनत की है और आगे भी आप लोग ऐसे करते रहें। आपके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कई सारे बच्चों को मैं देख रहा था, नाम और जो है उनके परसेंटेज जो लखनलाल सर ने शेयर किया है हम सबसे, तो बहुत अच्छा है। आपने लगातार प्रयास किया, लगातार मेहनत की और इतने अच्छे रिजल्ट आपके आए हैं। आपके घर वाले भी उसमें सब में लगातार प्रयासरत रहे होंगे, क्योंकि सफलता जो है, अगर आपके पास कोई बड़ी सफलता मिलती है तो वो ना तो एक दिन के परिश्रम से मिलती है, ना ही जो है किसी एक के अकेले के प्रयास से मिलती है। वो बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट होता है, कलेक्टिवली कई लोग लगे होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में जाके कॉपी तो आप ही लिखते हो, पेपर आप सॉल्व करते हो, सब कुछ आप करते हो, लेकिन बाकी चीजें कि वैसा इन्वायरमेंट देना, वैसा माहौल देना, वैसी सुविधाएं दे पाना, तमाम विषम परिस्थितियों में भी, वो सब चीजें भी उसी का अंग है। अगर वैसा माहौल ना मिले, पढ़ने का अच्छा स्कूल ना मिले, अच्छे साधन ना मिले, या घर का अच्छा माहौल ना हो, तो आपके लिए पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो फिर आप ना तो इतने अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ना अपने जीवन में कोई बहुत अच्छी सफलता ले पाएंगे। तो कभी भी इस चीज को डिमीन मत कीजिएगा, कभी भी जो है, कभी भी जो है ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आपकी सफलता है, ये सिर्फ आपका प्रयास है। ये सिर्फ आपका नहीं, आपके घर के लोगों का, आपके गुरुजनों का। निश्चित रूप से आप चले हैं रास्ते पर, लेकिन चलाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आप खुद देखते होंगे कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन उनके घर परिवार की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो आगे अच्छी जगह पढ़ नहीं पाए, या अच्छा स्कूल नहीं मिला उनको, अच्छा गाइडेंस नहीं मिला। तो ये एक बात जो मैं कहना चाह रहा था। दूसरी बात बच्चों से ही है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपने बस 6 महीने या साल भर कुछ पढ़ाई की है तो आपके इतने मार्क्स आए। मुझे पता है कि इतने मार्क्स गेन करना, इतने मार्क्स लाना, आप हमेशा से अच्छे रहे होंगे, बचपन से ही, छोटे से ही, जब से मतलब होश संभाला, या जब से मतलब आपके माता पिता ने आपको कलम और कॉपी पकड़ाई होगी, तभी से आप मतलब रहे होंगे। एक अनुशासित ढंग से रहना, झूठ नहीं बोलना, अपने काम से काम रखना, अब समय से स्कूल जाना, समय से आना, होमवर्क सही से करना, ये सब आपने किया होगा। और तभी आपको 10 साल एलकेजी यूकेजी से लेके 10वीं तक का जो सफर रहा है, अब आपको 10वीं में वो दिख रहा है। जो बड़े दिन के प्रयास से नहीं मिलती, ये मेरी दूसरी बात है कि वो 2-4 दिन के प्रयास से नहीं मिलती, वो निरंतर प्रयास से मिलती है। लगातार आपको एक अच्छे अनुशासित ढंग से, सही तरीके से, सही मार्गदर्शन में, सही मार्ग पर काम करना होता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी काम को, किसी भी जो है लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। अभी आप हाई स्कूल और इंटर में हैं, आपके पास सिलेबस जो है, आपका जो सिलेबस था पढ़ने का, पास करने का, बहुत लिमिटेड था, थोड़ा था। अगर आप में से आप लोगों ने इतना पढ़ा होगा कि पूरा पढ़ गए होंगे, एकदम रट सा गया होगा। कुछ लोग मैथ के होंगे तो उनको कभी मैथ के बहुत सारे सवालों में पेन कॉपी उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, और केवल सोच के आंसर निकाल देते होंगे। मैथ का वैसे नियम भी यही है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इतना अच्छे हो कि कॉपी और पेन उठाने की जरूरत ना पड़े, आप सवाल देखें और मन में कैलकुलेट करें और आंसर निकाल दें। मैथ्स के लिए कहा जाता है कि
मैथ पढ़ी नहीं जाती है, वो खेली जाती है, खेल की तरह खेली जाती है। तो जिसको आती है उसको आती है, जिसको नहीं आती उसको नहीं आती। इसी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनको नहीं समझ में आती है। जिसको समझ में आती है उसको इतना ज्यादा समझ में आती है कि वो बस उसी में घुसे रहना चाहता है, उसी में लगे रहना चाहता है। तो मैं एक सब्जेक्ट से उदाहरण देने की कोशिश की है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं सब अच्छे हैं, सब में बहुत स्कोप है आपके आगे बढ़ने का, आपके जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए करने का। कोई भी सब्जेक्ट कि हम लोग सामान्यतः ये सोचते हैं मैथमेटिक्स और साइंस सब बहुत अच्छे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटी जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा सोसाइटी में, आप परिवार में सब जगह लोग गिमीन सा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स था। और फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया, और बीए किया, एमए किया, फिर उसके बाद रिसर्च ज्वाइन किया, पीएचडी इनरोल्ड था। तो वो जब मैं पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा अरे ये सब चीजें भी तो बड़ी अच्छी हैं, और इनमें भी तो बहुत कुछ किया जा सकता है अच्छे से। अमित जी का नेट जो है मतलब ठीक है, वैसे वो हट गए, दोबारा जुड़ गए अमित जी। और जब तक जी अमित जी नेट आवाज आ रही है मेरी? तो आवाज आ रही थी जी। आज आपका नेट कमजोर है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, एक्चुअली मैं रूम पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हूँ, और यहाँ पर वाईफाई नहीं लगा हुआ है। ये मेरे मोबाइल के से ही चल रहा है, और शायद सोनभद्र है, थोड़ा सा इलाका भी वैसा है, यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है, कोई बात तो इसलिए वो थोड़ा स्लो चल रहा होगा। हाँ चलो आ रहा है। अगर आवाज पहुंच रही है तो ठीक है, नहीं आवाज पहुंच रही, बोलिए क्योंकि आवाज पहुंच रही है आप। बात कम्युनिकेट हो जाए अच्छे से। नहीं हो रहा, बात आवाज आ रही है, आ रही है। बात अच्छे से कम्युनिकेट हाँ आवाज आ रही है। बात अच्छे से कम्युनिकेट हो, ये ज्यादा जरूरी है। नहीं बात ठीक सर, समझ गया। तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा था कि सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, सब में बहुत स्कोप है। आप जब उसको अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पर कितनी सारी चीजें, आप बस काम को या किसी भी विषय को लेकर एक जो धारणाएं होती हैं, परंपरागत धारणाएं, वो सब तोड़ने की जरूरत है। उन पर मत पढ़िएगा, जो आपको अच्छा लगे। ग्रेजुएशन में इंटरमीडिएट के बच्चे जो थे, अब वो ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, कोई बीटेक करेगा, कोई जो है एमबीबीएस की तैयारी करेगा, मेडिकल के लिए जाएगा, कोई बीए करेगा, कोई और भी तमाम सारी चीजें हैं जैसे बीसीए, एमसीए। और उसको आप ग्रेजुएशन आपको बहुत मायने रखता है। कोई लॉ करेगा, ग्रेजुएशन में आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करें, और क्योंकि आपका 3 से 4 साल उस पे जाने वाला है, तो उसको सोच समझ कर करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता हो या आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसमें करिए। और अपने करियर को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपको करना क्या है। आज के समय में जो एक चीज के पीछे टारगेटेड है, वही लोग सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि 4 जगह पर अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो हर जगह स्पेशलिस्ट की जरूरत है। हर जगह लोग, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उसी के लिए लगे हुए हैं, और आप अगर थोड़ा थोड़ा एनर्जी सब जगह देंगे तो आप निश्चित रूप से उनसे पीछे रहेंगे जो सिर्फ उसी काम के लिए लगे हुए हैं। तो आप अपना इवेल्युएशन कीजिए, अपने को समझिए कि आपको क्या करना चाहिए और आप किस में बेहतर कर सकते हैं। ये कठिन है, ये बहुत कठिन चीज है कि आप कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, लेकिन उसको जल्दी आपको डिसाइड करना है। साल बर्बाद नहीं करने हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करते रहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो कहीं से ग्रेजुएशन के लिए जो है फॉर्म भर दीजिए, 15 दिन महीना भर पढ़ के उसको दे भी सकते हैं। या आप ग्रेजुएशन बहुत जिम्मेदारी से करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर पूरा अच्छे से प्रयास कीजिए। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना सबसे बड़ी चीज है,
और वो इंटरमीडिएट के बच्चों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि वो कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन करेंगे। बहुत जगहों पर पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इन्वायरमेंट मैटर करता है। वहां के आप कैसे लोगों के बीच पढ़ेंगे, कैसे लोगों के बीच रहेंगे और कैसे लोग आपके दोस्त बनेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत में दूरसंचार क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो सैम पित्रोदा माने जाते हैं। सैम पित्रोदा ने ही भारत में ऐसी कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन के लिए ऐसे काम किए थे। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो 1-1 रुपए डाल के वो फोन आया था, पीसीओ क्रांति हुई थी, पीसीओ हर थोड़ी थोड़ी दूर पर पीसीओ लगे हुए थे, 1 रुपया वाला डिब्बा टंगा रहता था और वो सारी चीजें सैम पित्रोदा के दिमाग की उपज थी। और वो जो है राजीव गांधी के क्लासमेट थे और वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, टेक्नोलॉजी में। वो अमेरिका चले गए थे, लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनको बुलाया और उनको इस दिशा में काम करने के लिए कहा कि आप जो है इंडिया में कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन और कंप्यूटर के लिए कुछ काम कीजिए, इंडिया में काम कीजिए, फॉरेन में नहीं। आप हमारे दोस्त रहे, हमारे साथ पढ़े हैं और आप इतना अच्छा करते हैं तो अपने देश में काम कीजिए। अब आप इस बात से ये समझिए कि अगर सैम पित्रोदा राजीव गांधी के क्लासमेट ना होते तो क्या उनको इंडिया में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको अपने पास बुलाते इतना बड़ा काम करने के लिए। और आज नहीं, भारत के इतिहास में जब भी कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन का नाम लिया जाएगा तो सैम पित्रोदा का नाम लिया जाएगा। तो आप कैसे लोगों के बीच रहेंगे, कैसे लोगों के बीच पढ़ाई पढ़ेंगे? आप जेएनयू में रह के पढ़ाई करेंगे या आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई करेंगे, ये मैटर करता है। आपका एक्सपोजर उसी हिसाब से होगा, आपको उतने ही बड़े मंच मिलेंगे, आपकी झिझक आपकी जो है खत्म होगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो इसलिए इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है। अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए प्रयास कीजिए और उसके लिए मेहनत की ही जरूरत है। बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए खर्च कुछ नहीं है। जेएनयू में अगर किसी का एडमिशन हो जाए तो उसके लिए बहुत कम खर्च में वो ग्रेजुएशन, पीजी और सारी चीजें कर लेगा। तो ये इस चीज पर ध्यान दीजिए। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा पहले भी 1-2 बार कहा है, काम को छोटा बड़ा बनाता है काम करने का स्केल। मान लीजिए कि आप एक छोटी सी दुकान लगाते हैं तो ये आपकी दुकान लगाना एक छोटा काम है, लेकिन आप उसी चीज की 50 दुकान लगवाते हैं, 10 दुकान लगवाते हैं, 20 दुकान लगवाते हैं, उसमें आप 20 लोग नौकर रखते हैं, तो वो बड़ा काम हो गया। समझ रहे हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने सब्जी बेचने का काम शुरू किया, आपका सब्जी बेचने का काम छोटा काम है, लेकिन आप ट्रकों में सब्जी खरीदते हैं और बेचते हैं, आप मंडी से ट्रक में माल उठवाते हैं और फिर ट्रक में सप्लाई करते हैं, तो वो आपका काम बड़ा हो गया। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि काम का स्केल बढ़ाइए। जैसे आप किसी सब्जेक्ट को पढ़िए तो उसमें हर चीज पढ़ जाइए, आपकी स्पेशलिटी हो जाएगी उसमें, और वही फिर सब्जेक्ट आपको बहुत कुछ देगा, चाहे वो हिंदी सब्जेक्ट या संस्कृत सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। कोई जरूरी नहीं है मैथ, साइंस और वो सब कुछ हो। आपको जिसमें अच्छा लगे उसको पढ़िए। आप मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने अच्छा जो है, मेरे साथ एक लड़का था, डीपीएसपी था, उसने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया और ऑलमोस्ट 70 to 80% के आसपास उसके मार्क्स आए। फिर उसने सिविल सर्विसेज में संस्कृत सब्जेक्ट लिया और संस्कृत लेके पहली बार में डिप्टी एसपी बना। तो आप ये समझिए कि वो उसको लगा कि मैं संस्कृत पढ़ जाऊंगा, और उसने पढ़ के, मतलब आप देखिए किस तरीके के लोग हैं जो बीटेक करके और मेडिकल करके जो है आते हैं और सिविल सर्विसेज में टॉप कर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया और शुरू की 3 लड़कियां ही टॉपर थी। आईएएस में उनका सिलेक्शन हुआ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे लड़की, चौथे से लड़के की रैंक शुरू हुई और टॉप 10 में शायद 5 लड़कियां थी। तो वो उनमें से बहुत सारे लोग जो है
ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थे जिसमें सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट का महत्व होता है। सिविल सर्विसेज में आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, जो है राजनीति विज्ञान पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, करंट अफेयर्स में दुनियादारी में जो कुछ भी चल रहा है सब पढ़ना है, सब कुछ जानना है, सबकी इस स्थिति पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आपके पास तो बहुत ज्यादा चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो वहां पर आपका मैटर करेगा पढ़ने का तरीका, कि आप कम समय में कितना अच्छे से कितनी चीजों को पढ़ ले जाते हैं और कितनी चीजों को याद कर पाते हैं। वर्क जो है एक तरह से मैं कहूँ कि एक वर्क होता है, दूसरा हार्ड वर्क होता है। आप सामान्य तरीके से काम करते हैं, सामान्य तरीके से पढ़ते हैं, आप कुछ जिंदगी में थोड़ा बहुत गेन कर ले जाएंगे। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, आप थोड़ा और अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन आज का जो समय है, आज की परिस्थितियां जिस तरीके से हैं, उसमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। आप बहुत दिमाग लगाइए, काम करने से पहले सोचिए कि आप मतलब करने का कौन सा तरीका अपनाएं कि कम टाइम में कम एनर्जी में काम हो जाए। मतलब आप काम ही मत शुरू कर दीजिए, कोई चीज पढ़ना मत शुरू कर दीजिए तुरंत। आप पहले ये सोचिए कि मैं कैसे पढ़ूं कि इसमें कम टाइम में कम चीजें पढ़ के मतलब कम टाइम में कम एनर्जी लगा के मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपने पास गेन कर सकूं। पढ़ने का तरीका अभी तक जो आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते रहे हैं अच्छा रहा है, तब आपके अच्छे रिजल्ट आए हैं। लेकिन कुछ चीजों को अब मैं बताना चाहूंगा कि आगे जब पढ़िएगा तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस देखिए कि जो है कोई कमीशन ने, किसी यूनिवर्सिटी ने सिलेबस क्या बनाया हुआ है, क्या क्या टॉपिक उसमें सिलेबस में उसने रखे हैं। पहला काम सिलेबस देखना। दूसरा काम क्वेश्चन पेपर देखना कि मान लीजिए पहला चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, पहले क्वेश्चन देखना। पहले सिलेबस, फिर पहला चैप्टर आपने सिलेबस में से एक टॉपिक डिसाइड किया कि आप ये टॉपिक पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन देखने के बाद फिर पढ़ाई करना शुरू करना, फिर चैप्टर पढ़ना शुरू करना। उल्टा अभी तक हम लोग क्या करते थे, अच्छा हमने देखा कि ये हमारी किताब है, ये पहला चैप्टर है, चलो पढ़ना शुरू कर दिए। अब ये नहीं चलेगा। अब आपको इंटरमीडिएट में या इंटरमीडिएट के आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन करना है, तो आपको इस तरीके चलना पड़ेगा। पहले आप जो है अपना जो है सिलेबस देखिए, फिर क्वेश्चन देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उस चैप्टर को पढ़िए। तब आप जब पढ़ेंगे तो आपका दिमाग क्लिक करेगा कि अच्छा इस जगह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस जगह से ये चीज आई हुई है, तो तब आपको वो याद भी रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और लगातार डिस्ट्रैक्शन के तमाम सारे पॉइंट आते हैं। ये हमारी जो उम्र होती है इंटरमीडिएट हाई स्कूल वाली, और इसमें क्या होता है आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप तो कुछ भी कर जाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ भी करने के लिए जो कंडीशन होते हैं कई बार हम उसे भूल जाते हैं कि आपको भटकाव नहीं लाना जिंदगी में, आपको ऐसी संगत में नहीं पड़ना है जो आपको अपने लक्ष्य से इधर उधर करे। और वो आप कब पड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको सोचना जरूर है कि आप जो रोज कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही नहीं सही है, क्या जिनके पास आप उठते बैठते हैं अपना टाइम जो है देते हैं, क्या वो सही है, क्या उनसे जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा। अभी तक आप अपने अपने जिले के, अपने अपने स्कूल के, अपने अपने मोहल्ले के टॉपर हैं, लेकिन अब जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे यहाँ तो सब लोग 80% वाले ही हैं, सारे के सारे सब अपने अपने जिले के टॉपर ही आके एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। तो अब का जो आपका कंपटीशन है वो बहुत टफ रहेगा, बहुत मजबूत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक ये था कि हाँ चलो आप अपने स्कूल में बिल्कुल टॉप कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, कई बार आपको लगेगा भी कि अरे यार यहाँ तो मतलब सबके सब वैसे ही हैं और सब एक से बढ़ के एक धुरंधर हैं। आपको और अच्छे से और ढंग से तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। भटकिएगा मत, इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा। मोबाइल की यूटिलिटी बहुत सीमित है, उसको अपने काम से ही यूज कीजिएगा, नहीं तो आप भटक जाएंगे और फिर आप एक वो लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, अगर आप 2 महीने गलती करेंगे ना तो आप जिंदगी में ध्यान रखिएगा 2 साल बाद सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर आपने 15 दिन 20 दिन महीने भर 2 महीने अगर आप भटके तो आप जान लीजिए जो चीज आपको 2-3 साल पहले मिलनी चाहिए वो 2-3 साल बाद मिलेगी।
और वो बहुत तनाव का टाइम होगा। आप ये मत सोचिए कि अब आप अभी आपके पास तो 18 साल की उम्र है, अभी तो बहुत समय है, अभी तो 3 साल हमारा 21 साल ही होने में है। 21 साल बाद जब हो जाएगा, जब 21 साल में हम किसी नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे तब पढ़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 साल कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे झटके में निकल गए। तो इसलिए अभी से सोचिए कि आपको करना क्या है, किस चीज की तैयारी करनी है, कौन सी नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए आप पढ़ाई कीजिए। पहला साल ग्रेजुएशन का मैं कहूंगा, जो लोग भी बीए, बीएससी या बीकॉम, बीसीए या लॉ में कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, पहला साल आप अपनी सिर्फ ग्रेजुएशन को पढ़िए, बिल्कुल मन लगा के ग्रेजुएशन को पढ़िए, कुछ मत पढ़िए इधर उधर का। लेकिन दूसरे साल से लगभग 40% टाइम अपनी करियर को, जिसमें आप नौकरी करना चाहते हैं, उसको देना शुरू कीजिए। 60% टाइम अपने ग्रेजुएशन को, 40% टाइम अपने जो है उस चीज के लिए जिस चीज में आप नौकरी करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी देना चाहते हैं, पीसीएस देना चाहते हैं, आईएएस देना चाहते हैं, या कुछ भी व्हाटएवर जो भी आपको समझ में आ रहा हो। और जब तीसरा साल ग्रेजुएशन का शुरू हो तो इसको 50-50% पर कर दीजिए कि 50% आप ग्रेजुएशन के लिए टाइम देंगे, 50% आप अपने करियर के लिए टाइम देंगे जिसमें आपको आगे कुछ करना है। और जो अगर 4th ईयर भी है कहीं ग्रेजुएशन में तो इसको और बढ़ा दीजिए, जिससे जब आप ग्रेजुएशन करके निकलें, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन खत्म हो वैसे ही आप फॉर्म डालें और आप कम से कम उस एग्जाम के में सिलेक्शन के नियरेस्ट तक पहुंच सकें या सिलेक्शन ले सकें। जैसे आप पीसीएस आईएएस देते हैं तो आप कम से कम प्री निकालने की कंडीशन में रहें, मेंस लिखने की कंडीशन में रहें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन के 4 साल या 3 साल आपको किस तरह से करना है। पहला साल आपको कुछ नहीं करना, दूसरा साल आपको थोड़ा टाइम अपने करियर को देना है, ज्यादा टाइम आपको ग्रेजुएशन को देना है, तीसरा साल आपको आधा आधा कर देना है, और चौथे साल में अगर कहीं चौथा साल है जैसे बीटेक या एमबीबीएस में, तो उसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा देना है। अगर आप उसी फील्ड में सर जो है आगे बढ़ना चाहते हैं तो पूरा टाइम उसी के लिए दीजिए। जैसे आप एमबीबीएस करके फिर एमएस करना चाहते हैं, एमडी करना चाहते हैं, तो फिर पूरा टाइम उसी पे दीजिए, वही आपका क्योंकि करियर है। लेकिन आप बीटेक करके सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं या कोई और सर्विस करना चाहते हैं तो फिर आप उसमें थोड़ा थोड़ा उसका रेशियो बढ़ाते रहिए। और पढ़ने का तरीका वही, पहले सिलेबस, फिर क्वेश्चन पेपर, फिर पढ़ाई, पहले पढ़ाई बिल्कुल नहीं, तब आप अच्छे से कर पाएंगे। और जो हाई स्कूल के पास हुए बच्चे हैं वो लोग अपने इंटरमीडिएट को बेहतर बनाएं, इंटरमीडिएट को खूब ढंग से पढ़ें। अब आप और जब आप 12वीं में जाएं तब आप ये देखें कि अब जो यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम का पैटर्न इस साल से चेंज हुआ है। वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फॉर्म एक साथ भरा जाता है और आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आप कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं और कौन से यूनिवर्सिटीज में आप, कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी प्रियोरिटी है। मान लीजिए आपकी प्रियोरिटी में हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आपकी एक सब्जेक्ट हिस्ट्री का हो गया, और आपकी जो है यूनिवर्सिटी कौन सी प्रियोरिटी है तो आप बीएचयू, लखनऊ, इलाहाबाद या जामिया या जेएनयू, डीयू कोई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपना सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, उनकी सब साइट पे मिल जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा। तो उसको अगले साल के लिए मत छोड़िएगा, 12वीं से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। अगर आपको बीटेक करना है, एमबीबीएस करना है, या जो है ये जो है बीए एमए करना है। और बीए एमए करके भी आपको ऐसा कुछ नहीं, कुछ खराब नहीं होने वाला, बस आप कैसी जगह से करते हैं ये मैटर करता है। मैंने बीए किया, एमए करते ही रिसर्च में एडमिशन हो गया और 18,000 रुपए महीने मुझको मिलने लगे मेरी पढ़ाई के लिए। मैं उससे घर के खर्च भी निकालता था और पढ़ता भी था। अपने पैसे से बाइक खरीदी, अपने पैसे से लैपटॉप खरीदा और आगे पढ़ाई, मोबाइल खरीदे, अपने पैसे से सब कुछ किया। अब मेरे साथ वाले तमाम लोग बीटेक करके भी ये नहीं कर पाए, या तमाम लोग और कुछ करके नहीं कर पाए। तो ये चीजें हैं। और अंत में मैं इनके सबके परिवार के अगर माता पिता जुड़े हों तो उनसे कहूंगा धैर्य बना के रखिए। पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज के लोगों के पास है, बाकी कुछ है वह नहीं। ना खेती है, ना कोई बड़ी जायदाद है किसी के पास, ना किसी के पास कोई पुश्तैनी चीज है। तो एक चीज है, एकमात्र चीज है जो समाज में सम्मान दिला सकती है, समाज में आपको जो है अच्छे से जीने की परिस्थितियां दे सकती है, आपके बच्चे हैं वो।
उन पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उनको देखिए, उनके साथ बैठ के पढ़िए लिखिए, उनके साथ बैठ के पढ़ने लिखने का माहौल बनाइए। छोटे बच्चे भी होंगे उनके लिए भी, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये जान लीजिए कि आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे कहने से नहीं सीखते, देख कर सीखते हैं। अगर घर में पढ़ने लिखने का माहौल है तो अपने आप पढ़ेंगे, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है तो आप कहते रहिए, चाहे जितने बड़े स्कूल में डाल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बच्चों से मेरा यही जो है आग्रह है कि आप जो है प्लीज भटकिएगा मत। जब भी कभी मन में भटकाव आए, इधर उधर की बातें मन विचलित हो या गलत संगत में जाए, तो अपने को पलट के सोचिए कि मैं क्या करने आया था यहाँ, और क्या सच में मैं वही कर रहा हूँ, या मेरे माता पिता वहां से दूर से भेजे हैं। अब इंटरमीडिएट के बाद आप अपने सब लोग घर से बाहर चले जाएंगे, घर से बाहर रहकर जो है पढ़ाई करेंगे, तो आप पर विश्वास किया जा रहा है। और अगर आप अच्छा रिजल्ट देंगे तो 4 लोग और प्रेरित होंगे, और आप अगर खराब रिजल्ट देंगे तो 4 लोग और जो है डिमोलाइज भी होंगे, उनका मोरल डाउन हो जाएगा कि अरे वो फलाने का लड़का वहां गया था, 4-5 साल 7 साल वहां रहा, कुछ नहीं किया, चला आया वापस। तो मतलब आपकी वजह से दूसरे जो पढ़ने के लिए बच्चों को मौका मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो दूसरे को, जिसको नहीं भी मिलना था, जिसके माता पिता नहीं भेजना चाह रहे थे, वो भी सोचेंगे कि चलो हम भेज देते हैं अपने बच्चे को, फलाने का बच्चा गया था, पढ़ लिख के आ गया है, नौकरी पा गया है। तो आपके बच्चों, आपके किसी काम का दूसरे पर कितना प्रभाव पड़ता है, इससे आप ये बात समझिए। जैसे आप पढ़े, आपने अच्छा रिजल्ट दिया, तो आपके मोहल्ले में सब लोग सोचते होंगे कि हम भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाएं, उसी मास्टर से पढ़ाएं, उसी टीचर से पढ़ाएं, उसी कोचिंग में पढ़ाएं। सब लोग यही सोचते होंगे। आप खुद आसपास ये महसूस करेंगे कि अरे फलाने का बच्चा इतना तेज निकल गया, इतना अच्छा रिजल्ट है, तो हम भी करें। तो सोचिए, आपके रिजल्ट से दूसरे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है, और आपके फेल होने से भी दूसरे का भविष्य प्रभावित होगा। अगर आप फेल कर गए, आप कुछ नहीं कर पाए, 5-6 साल देने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तो दूसरे बच्चे जो जिनको मौका मिलना था कहीं घर से बाहर जाके पढ़ने का, वो भी नहीं मिलेगा। आप ही के घर के बच्चे को नहीं मिलेगा, आपके छोटे भाई को नहीं मिलेगा, छोटी बहन को नहीं मिलेगा। बड़ी बहनें हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब अगर आगे वो अच्छा नहीं करेंगी, तो जो उनकी छोटी बहन होगी, वो ये उनके लिए भी ये रास्ते बंद हो जाएंगे, और अगर आगे वो अच्छा कर लेगी तो उनकी छोटी बहनों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो ये सब बातें हैं, मुझे लगता है कि पर्याप्त है इतना। आपको कोई भी बात हो, कोई भी क्वेरी हो, तो से मैं मिलूंगा। जिन बच्चों को हमारे डिप्टी एसपी सम्मानित अमित कुमार जी से बात करनी हो, कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो, तो बात आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई सवाल हो वैसा। कोई सवाल आपके मन में हो जो सर ने बताया है, किस तरह से उन्होंने अपना संघर्ष किया, आर्थिक स्थिति को उन्होंने दरकिनार करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, हमारे समाज के गौरव है। जो भी प्रश्न आपके मन में हो वो पूछ सकते, रेज द हैंड का बटन दबा करके अपना वीडियो में हमें इशारा करके भी हम आपको बुला देंगे। निधि शर्मा जी पूछिए, निधि शर्मा जी पूछिए, निधि शर्मा जी, आकृति शर्मा, निधि शर्मा जी अपना रेज द हैंड का बटन दबा दीजिए, या मतलब इशारा हमें कर दीजिए, हम समझ जाए। कोई प्रश्न आपके मन में हो तैयारी से संबंधित, इतना अच्छा जानकारी इतनी अच्छी आपको आज हमें सर के द्वारा प्राप्त हुई है, ये आपका सौभाग्य कि जिन्होंने किया है वो आपके बीच में खड़े हुए हैं। चलिए उमा जी, उमा वर्मा जी पूछिए, सर से कुछ पूछना हो तो। जी उमा जी, आपकी संघर्ष भरे जीवन को बधाई देती हूँ कि आप इतने बड़े सक्सेस पे पहुंचे हैं। अभी चाहेंगे कि हम भी आप ही की तरह अपने जीवन में सफल बने और अपने समाज का नाम ऊंचा करें। और वैसे तो मैं कोई क्वेश्चन करना नहीं चाहती हूँ। थैंक यू सर। और कोई किसी के मन में कोई बढ़िया है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अच्छे से भटकिएगा मत, मेहनत कीजिए, सोचिए। एक बार शाम को सोने से पहले सोचिए कि दिन हमारा क्या बीता और हम क्या करने के लिए थे। अन्नपूर्णा शर्मा प्रयागराज, आकृति शर्मा की मासी अन्नपूर्णा जी, अन्नपूर्णा जी
चलिए, और किसी बच्चे का कोई प्रश्न हो? प्रदीप शर्मा जी, आप आभार व्यक्त कर दीजिए। प्रदीप शर्मा जी, प्रदीप वर्मा, प्रयागराज। प्रदीप वर्मा जी।